अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाक फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरे से सरहद पार नई दिल्ली और मुल्क में कुछ नादानों को दौरे पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की कामयाब अस्करी सिफारतकारी पर सर पकड़े बैठा है कि ये हो क्या रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को खाने पर बुलाते हैं और कभी अमरीकी अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेज़बान बनने को एजाज़ कह रही होती है। हमारे इसी प्रोग्राम में हमारे सीनियर तज्जियाकार अली फरकान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को कामयाब करार देते हुए कहा था कि ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को साथ बिठा सकते हैं। इसी सबब मोदी ने व्हाइट हाउस की दावत ठुकरा कर क्रोएशिया के तयशुदा दौरे को तरजीह दी थी। आज से कुछ रोज़ पहले अली फरकान ने हमारे इसी प्रोग्राम में क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। वाशिंगटन से ये इतला है कि ट्रंप गालिबन नरेंद्र मोदी और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनके दरमियान कोई मुलाकात चाहते थे और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको वहाँ पे जो कनाडा में G7 की जो मीटिंग हो रही थी उसमें नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो मुलाकात तय थी वो नहीं हो सकी और जो टेलीफोन कॉल हुई है ये उसके बाद। बिल्कुल जी, ये जो आज खबर हम ब्लूमबर्ग में देख रहे हैं, मुख्तलिफ बड़े जो पाकिस्तान के जरीदे हैं, अखबारात हैं, उनमें देख रहे हैं। ये खबर आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले हमें अली फरकान ने दी थी। आज के प्रोग्राम में भी अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद हम जानेंगे ये जो हालिया दौरा है अमरीका है सिपह सालार का, इसके बारे में, जिसकी सिर्फ अमरीकी अस्करी क़यादत ही से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी यहाँ पर खिताब किया है और कहा कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। हमने देखा कि उन्होंने ये भी नई दिल्ली को खबरदार करते हुए कहा कि दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी और किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या सिपह सालार के सख्त लबो लहजे का सबब जो है नाज़रीन वो भारतीय आर्मी चीफ की वो गीदड़ भभकी तो नहीं कि अगली जंग सोच से भी ज़्यादा करीब है? सिपह सालार का जो दौरा है इस पर भारतीय मीडिया में सोग का सा समा है। भारतीय मीडिया चिल्ला रहा है कि दरियाए सिंध पर भारत ने पानी रोकने के लिए डैम बनाए तो पाकिस्तान उसे तबाह कर देगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं। आर्मी चीफ के इस दौरे को जो अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग है उसने इस पर कहा कि उनका ये दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। इसी दौरे के हवाले से हम अपने तज्जियाकारों से जानना चाहेंगे कि क्या इससे पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी होती हुई वो देख रहे हैं और सिपह सालार की जानिब से भारत को दी जाने वाली ये जो वार्निंग है क्या उसके पीछे कोई जारहियत का खदशा मौजूद है? क्योंकि बार बार हमें गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो तो भारत से सुनने पर मिल रही हैं कि दोबारा से जारहियत जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा सकती है मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारे सवालात, इनके जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्जियाकार, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अली फरकान साहब ने। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं काशिफ रफ़ीक साहब और वीडियो लिंक पर हमारे सीनियर तज्जियाकार आज़म मलिक साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अली फरकान साहब मैं आपसे करूँगी क्योंकि आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले जब फील्ड मार्शल जो हैं वो ट्रंप की दावत पर अमरीका तशरीफ़ ले गए थे तब आपने ये बताया था कि उस वक्त कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा सकती थी कि दोनों को एक साथ बिठा दिया जाए। बहुत ज़्यादा आपको इस जवाब पर तनकीद का भी सामना करना पड़ा था हमारे पैनल की जानिब से, लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रंप जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। मुझे ये भी बताइएगा और साथ में ये भी कहिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो 1.5 माह में 2 बार वाशिंगटन का दौरा है, ये आला अमरीकी फ़ौजी हुकाम से जो मुलाकातें हैं और मुश्तरका सिक्योरिटी एजेंडों पर जो तबादला ख्याल है और जिस तरह से अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग इसे रिपोर्ट कर रहा है कि इससे पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, तो इससे यानी इस दौरे से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। और भारत के हवाले से हम क्या सोचें फिर? एक तो शुक्रिया आसमा, आपने याद रखा इस खबर को, ये मेरी खबर थी। यकीनन बाकी लोगों ने उस पर अपनी राय दी थी और वो उनका हक है। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि उस वक्त में ये इसको कबूल करना कोई आसान काम नहीं था। आज आप देखिए तकरीबन 2 माह के बाद जब आलमी जराइद ने इसको रिपोर्ट किया, उन्हें भी 2 माह तकरीबन लगे, चाहे वो ब्लूमबर्ग था, चाहे वो टाइम्स है या गार्डियन है, और उन्होंने भारतीय सोर्स से जो है वो इसको खबर को ज़्यादा अखबारात ने दी है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि मेरे जो ज़राए हैं वो वाशिंगटन से मुझे ये खबर जो है वो मिली है और जिस किस्म के ट्रंप का मिजाज और उन चीज़ों को देख के मुझे उसमें कुछ न कुछ जो है वो लग रहा था कि हकीकत उसमें मौजूद है और वो बहरहाल साबित हो गया उसका, अगरचे उसमें कुछ वक्त 2 माह चाहे लगे। ये जो दूसरा दौरा जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा लीजिए, भारतीय ज़राए ब्लाक को अगर आप देख लें तो उसमें जितनी तिलमलाहट है और वो जो बेचैनी जिसका वो इज़्तिराब का इजहार है,
तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये दौरा कितना अहम है। यकीनी तौर पे वहाँ पे दौरे की अहमियत एक तरफ, लेकिन जो आर्मी चीफ ने जो बराह रास्त भारत को जो पैगामात दिए हैं, जो वार्निंग्स दी हैं, वो ज़्यादा अहम है। इस अंदाज में पाकिस्तान ने पहले कभी ये बात नहीं की है कि अगर भारत जो है वो सिंतास माहिदे के हवाले से अगर वो पानी को रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उनके ऊपर मज़ाइल से हमला करेगा, मज़ाइल से अपना दिफा करेगा, अपना हक जो है वो लेगा। ये बात इससे पहले नहीं की और बड़े आसान अल्फाज में मेरी उस जो डिनर था इसमें शरीक कई जो पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जो बताया कि बड़े ही पुरतमाद और बड़े सादा अंदाज में आर्मी चीफ ने ये गुफ्तगू की कि हमारे पास मिसाइल की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोट अनकोट उन्होंने इसी तरह कहा। और अगर भारत को हम इंतज़ार करेंगे कि वो इसके पानी को जो है वो रोके उसके जो है वो बनाए, तो फिर हम जो है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल दाग देंगे। तो ये मेरे में बड़ा वाज़ेह पैगाम है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और पैगाम भी दिया जिसको काफ़ी तिलमिलाहट है, भारत में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की जो कहा गया। आर्मी चीफ ने कहा कि हम अगर नीचे जाएंगे तो हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारे साथ जो है वो आधी दुनिया भी नीचे जाएगी। तो इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो उठ रही है भारत को। ठीक हो गया। मैं आपकी इस गुफ्तगू के बाद अब आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आऊँगी। काशिफ साहब मुझे बताइएगा कि ये जो दौरा है, एक तो जो खिताब किया पाकिस्तानी कम्युनिटी से, जिस तरह से अली ने कहा कि बड़ा वाज़ेह बड़े सादा लफ्ज़ों में बड़ा दो टोक पैगाम जो है वो भारत को दिया गया है, एक तो उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर तबसरा कीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो दौरे हो रहे हैं फील्ड मार्शल की तरफ से, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और बहुत सारे जो कुछ नए मौक़े हैं वो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से पैदा हो रहे होंगे। काशिफ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे फील्ड मार्शल साहब का ये दौरा जो है वो एक अमेरिकन जनरल की जो एक उनकी रिटायरमेंट है उसके तनाजुर में है। इसके अलावा पाकिस्तानियों से वहाँ पे मेल मुलाकातें हैं, ट्रेड का ऑप्शन है। देखें, कोई भी मुल्क का सरमायादार, कोई भी मुल्क आपको उस वक्त सरमायाकारी करने पे एग्री करता है जिस वक्त आपके पास पता हो कि आपके माहौल जो है सरमायाकारी के लिए साजगार है। दूसरी बात यह कि आप दुनिया के लिए कितने अट्रैक्टिव हैं कि दुनिया आपके पास सरमायाकारी करे। हारे हुए के साथ कौन सरमायाकारी करता है? लोग जीते हुए घोड़े पे ही दाव खेलते हैं, लोग जीते हुए लोगों की तरफ ही जाते हैं। ये एक दुनिया का पैटर्न है, दुनिया की थॉट है। अब फील्ड मार्शल साहब का मामला ये है कि जो हमारे साथ इंडिया ने एक कॉन्फ्लिक्ट एंगेज किया, हमें हमारे पे जहरियत मुसल्लत की, उसके बाद जो इंडिया के साथ एक मामला हुआ, उसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनकी जो स्टिल हटदर्मी है कि वो खुद रिक्वेस्ट करके जंग उन्होंने रुकवाई और उसके बाद फिर अब वो टेबल पे आने को तैयार नहीं है, चीज़ों को आगे लेके जाने को तैयार नहीं है और अपनी पार्लिमान में खड़े होकर इस बात के भी इनकारी हैं कि या तो इकरार कर लें कि जी उन्होंने ट्रम्प साहब को नहीं रिक्वेस्ट की थी कि जंग रुकवाएं। सो हमने तो जब बात मान ली, नहीं गिरे थे, हमने जब बात मान ली कि हम टेबल पर बैठने को तैयार हैं, हम अपने एविडेंसेस देने को तैयार हैं, चीज़ें करने को तैयार हैं। अगर मोदी जो है वो इस तरह की जाहरियत मजीद मुसल्लत करने की कोशिश करेगा जो कि उसके एक माइंड सेट में मौजूद है। देखिए, मोदी ने इलेक्शन जीतना है, बात पॉलिटिकल सर्वाइवल की है, बात जो है वो इकॉनमी की सर्वाइवल की अभी इंडिया के पास है ही नहीं। मोदी चाहता है कि उसका जो इक़्तिदार है उसको तवालत कैसे मिलनी है, वो एंटी पाकिस्तान कंपेन करेगा, वो एंटी अमेरिका कंपेन करेगा। इन दोनों तनाजुर में वो गीदड़ भपकियाँ दे रहा है। लेकिन हमारी तरफ से क्लियर कट मैसेज मौजूद है कि अगर दोबारा जाहरियत मुसल्लत की गई तो ज़्यादा शदीद जवाब होगा। और अब उस वक्त तो शायद छुपे तरीके से किसी और तरीके से अमेरिका की सपोर्ट होगी, लेकिन अब तो अमेरिका की सपोर्ट भी नहीं है, रशिया की सपोर्ट भी नहीं है, उनका ट्रेड जो है वो चीज़ें हो रही हैं। और ख़ुद मोदी सरकार इतनी डेस्परेट है कि उसने राहुल गांधी को और बाकियों को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया है ताकि उनको नज़र आ रहा है कि शायद नवंबर का जो इलेक्शन है, जो 26 मई तक जो इलेक्शन है, तवातर से मैं कह रहा हूँ, वो उनको डिफीट शायद नज़र आ रही है। सो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान अपनी थॉट पे क्लियर है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और जो मौजूदा सियासी हुकूमत है एक पेज पे अपनी थॉट पे क्लियर है। हमें इकॉनमी को बूस्ट करना है, हम इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, दिफाई तौर पे तो हम मजबूत अल्लाह के फजलो करम से हैं, हमें इकोनॉमिकली मजबूत होना है। उसके लिए हमें ट्रेड के ऑप्शन चाहिए, ना कि एड के ऑप्शन चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल जो है वो हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इनकी कोशिश है कि हम ट्रेड को फ़रोग दें, ना कि एड को फ़रोग दें। ठीक हो गया जी। और इसी सिलसिले में ये दौरा किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे और सवालात भी नौशाद साहब इस दौरे से जुड़े हैं। ज़ाहिर है आला अस्करी हुकाम से फील्ड मार्शल की वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, गैर मामूली बात तो है, लेकिन इसकी वजह क्या है नौशाद साहब, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये तासुर पाया जाता है कि अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिका का जो इस खित्ते में इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। गो के चाइना के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक अफ़गानिस्तान की हम बात करते थे
थे, तो उससे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट खत्म है। तो अब फिर क्यों ये दौरे जो हैं ये तवातुर से आर्मी चीफ की जानिब से हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से किए जा रहे हैं? नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान से उसकी दिलचस्पी खत्म जरूर हुई थी, लेकिन ईरान की सूरत में वो दोबारा से रिन्यू भी हो गई थी। और जो सबसे बड़ा सेटबैक उसको मिला है वो भारत की शक्ल में उसके सामने आया है, क्योंकि भारत पे वो कुछ जो भी बैट, जो अभी ये घोड़ों और बैटों का जिक्र हो रहा था, काजी साहब कर रहे थे, तो वो जो जिस घोड़े पे उसने बैट किया था वो हार गया है। तो इस सूरत में भी उसके लिए उसके पास जो है और कोई रास्ता नहीं है वहां सिवाय इसके कि एक तरफ ईरान हो, दूसरी तरफ भारत हो और तीसरी तरफ चीन हो, तो उसके दरमियान जो है वो अपना एक प्रॉपर एलाय जो है ना वो रखे, कम से कम जिसके साथ उसके टॉकिंग टर्म्स हों, अच्छे ताल्लुकात हों और वो चीज़ों को ब्रिज करने में जो है ना उसको मदद दे सके। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका के अंदर ये एहसास भी है कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जनरल कुरेला जिनसे मिलने गए हुए हैं, उन्होंने जो है वो ये आर्म फोर्सेस कमेटी की उसमें वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल एतमाद पार्टनर है। उसी के बाद ये डेवलपमेंट्स हुई थी जिसमें फील्ड मार्शल जो है वो उनको लंच ऑन दिया गया था और वो मुलाकात हुई थी। अब मामला ये है कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है इसको एक साइड पर भी रख दिया जाए, तो जो मोदी साहब हैं, आप जरा इसको समझें कि मोदी साहब से इस वक्त ट्रंप जो है वो शदीद नाराज हैं। नाराज वो इस बात पर हैं कि एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया को फैसिलिटेट किया था, उनका ट्रेड बैलेंस अगर आप देख लें तो वो अमेरिका के शदीद अगेंस्ट जाता है, जिसके ट्रंप जो है वो किसी सूरत उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है अदरवाइज। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, अमेरिका ने ये सारी जो कुर्बानी दी भारत के लिए, उसका कुछ मकसद था। वो मकसद जो है वो भारत से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सिचुएशन के अंदर उसके पास ये कोई, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करे। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि जब उन्होंने ये जंग रुकवाने के बाद ये जो काशिफ साहब ने जिसकी बात की कि अब मोदी साहब मेज पर बैठने को तैयार नहीं है, चूंकि वो हीलो हुज्जत से काम ले रहे हैं, ठीक हो गया। इसलिए मुसलसल आप देखें ना 3 दर्जन से जायद बार अमेरिका को, दुनिया को ये बताना पड़ रहा है कि जी हमने ये जंग रुकवाई है। मकसद उनका कहने का ये है कि मोदी साहब आप जो है ना उस पर आ जाए, क्योंकि जिस रात हमने आपको बचाया था, बल्कि अलग जो बचाया गया था, अगर पाकिस्तान वो कुछ करता जो वो करना चाह रहा था तो हो सकता है कि मोदी की हुकूमत समेत भारत जो है सही हो गया। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज़म मलिक साहब, इसके पीछे वजह क्या है? सभी को ये बात पता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, भारी अस्करी नुकसान भी उठाना पड़ा भारत को। और अभी जो भारत के अंदर हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ये है कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस की जो इलेक्शन चोरी पर जारहाना मुहिम है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है, ज़ोरों पर है। राहुल गांधी को तो हिरासत में भी ले लिया गया है। तो क्या इन हालात में भारत कोई एडवेंचर जो है उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्यों बार बार ये धमकी जो है दी जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? देखिए आसमा, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। भारत के पास अब कोई ऑप्शन बची नहीं है कि वो इन स्लोगन से बाहर निकल सकता है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के ऊपर मई में ये जंग थोपी गई थी, तो उस वक्त भी हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो बार बार ये कहती थी कि अब शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं करते हमला। ये तो लग रहा है कि जैसे शहबाज साहब और मोदी साहब ने मिलकर तय किया है कि 2 गोले आप फेंके, 2 हम फेंकेंगे। तो आपने देखा कि मुल्क के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो हमेशा से, वो गवर्नमेंट का कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसका काम तनकीद करना है। कांग्रेस जो है वो इस वक्त, राहुल साहब ने पिछले दिनों एक यात्रा भी की थी, लेकिन वो मकबूलियत अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए, छोटी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर भी, जो उन्हें चाहिए है इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने के लिए। तो मोदी जो है वो नो डाउट उसे पता भी है और आवाम को भी बहुत हद तक अब पता चल गया, इंटरनेशनली भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन जाहिर है वो जैसे काशिफ साहब ने बताया कि अब वहाँ पे नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो एंटी पाकिस्तान कार्ड जो है वो हमेशा से खेला जाता है। ये ऐसा ही एंटी पाकिस्तान कार्ड है जो अमेरिका 30 सालों में ईरान के साथ एंटी ईरान कार्ड खेलता है कि दुनिया की जहाँ जहाँ पर मुफादात आपके वाबस्ता होते हैं, यहाँ पर नहीं होते, आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं। देखें और एक तो ये चीज़ है कि अब वो जो मर्जी कर ले, अब पाकिस्तान इसके ऊपर इस जंग के बाद बहुत क्लियर हो चुका है। हमारे पास हमारी थॉट्स बड़ी क्लियर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं, सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। अब बहुत हद तक हमें हमारे जो नेबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं,
दुनिया की बड़ी जो सुपर पावर है अमेरिका तक हमारे साथ जो है वो हमारी बात को सुनते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर मोदी साहब ऐसी कोई जाहरियत करने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ पूरी दुनिया उसको कंडेम करेगी बल्कि पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आखिरी बात यह है कि आपका जो सारे पैनलिस्ट जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, देखिए आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा बज़ाहिर एक दफाई और डिप्लोमेटिक मसरूफियात है, मगर इसका असल वजन जो है वो मुआशी उम्मीदों पर खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी दबाव से गुजर रहा है वहाँ किसी भी बड़ी ताकत से सरमायाकारी का वादा एक सियासी फतह के बराबर होगा कि आपने एक बहुत बड़ी चीज विन कर ली है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आसमा सवाल ये है कि अमेरिका सरमायाकारी कर सकता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो मौजूदा हालात में कर पाएगा या नहीं। आपने देखा हमारे मुल्क के अंदर जो जिस तरह के मामलात हैं, सुस्त रवि, वन विंडो ऑपरेशन ना होने के बराबर है, पॉलिसी का तसलसल नहीं है, कानून की बालादस्ती, मुनाफा की गारंटी, ये सारी चीजें देखिए ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में हम पॉलिटिकली कितना मजबूत होते हैं और उस सरमायाकारी को जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है उसको हम किस तरह से तसलसल दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। सरहद पार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या जवाब दिया गया है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, ये हमने आपको बताया, और साथ ही साथ कुछ जो समंदर पार डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर भी हमने बात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी ज़ाहिर है कि आ सकती है अमेरिका की जानिब से, इसके बाद रोशन इम्कानात हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको यकीनन बताएंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर सियासी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। 9 मई के हवाले से कुछ फैसले सामने आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, उनकी बरीयत को लेकर भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं क्योंकि इनसे पहले उनके बेटे को भी बरी कर दिया गया था इन तमाम केसेस और चीज़ों से। तो ये सारा मामला डिस्कस करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुल्क में होने वाली सियासी डेवलपमेंट्स की अब हम कुछ तस्करा को जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जानिब से मुआफ़ी की सूरत में एक पेशरफ जो हुई है, पेशरफ्ती का मेरे ख्याल में इसको लफ्ज़ देना चाहिए है, क्योंकि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसका फैसला गलत करार देते हुए कौम से मुआफ़ी मांग ली है। जबकि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने PTI से अपील की है कि वो 14 अगस्त को एहतजाज न करे। असद कैसर की तरफ से गलती का एतराफ़ और राना साहब की तरफ से एहतजाज न करने की अपील इस लचक की निशानदेही करती है जो दोनों जानिब से नापैद थी। लेकिन क्या बेहतर नहीं था कि हुकूमत अपोजिशन को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे देती और फिर एहतजाज मौखर करने की अपील करती। अहवाल तो यह है नाज़रीन कि आज इस्लामाबाद से PTI के 40 कारकुनों को यौम आज़ादी पर एहतजाज की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में राणा साहब की जो अपील है वो कितनी मौसर होगी और क्या PTI को उनकी दरख्वास्त मान लेनी चाहिए या यौम आज़ादी पर एहतजाज ही किया जाना चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि क्या 9 मई के मुकदमात की सज़ाओं के जारी सिलसिले में ये लचक बरकरार रह सकती है। आज भी यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 5 से 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन सबसे अहम इसमें जो डिस्कस की जा रही है बात वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब उनकी बरीयत को लेकर बड़ा मामला जो है वो हमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो सकता है। किस तरह से असरअंदाज हो सकता है ये अपने पैनल से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, जब अली आप तक की खबर पहुंची कि बाकी लोगों को सज़ाएं हुई हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इनको बरी कर दिया गया है, तो आपके लिए भी कोई चुंबे की बात थी? आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं उनको बरी कर दिया जाएगा क्योंकि उनके बेटे को भी बरी किया गया था और बहुत सारे हलकों से कुछ ऐसी बातें पहले हो रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से? ये वही पैटर्न है जी जो पिछले दिनों जो 9 मई के हवाले से फैसले आए उसमें जिस तरीके से कुछ लोगों को जो है वो बरी किया गया और कुछ को सज़ा दी गई, तो ये वही पैटर्न था। शाह महमूद कुरैशी इसमें भी बरी जो है वो हो गए हैं, इसलिए ज़रा कोई ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अचंभे वाली बात नहीं, मेरे ख्याल में पैटर्न वही चल रहा है। लेकिन ये और उस सवाल और उसको भी तकवीत मिल रही है कि शायद PTI के अंदर से एक और PTI जो है वो जन्म लेने वाली है। वो लोग जो कि इमरान खान की इस सख्त गिर पॉलिसी या इमरान खान के वो साथी जो कि बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन ले रखे हैं उनसे मुख्तलिफ है। आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी ने ख़त भी लिखा जब अभी 9 मई के ये फैसले नहीं आए थे उससे कुछ पहले, और बाकी जो जेल में कैद
नामजद लोग थे उनके भी तमाम के उस पर दस्तखत मौजूद थे, बशमूल यास्मीन राशिद और बाकी उनके रहनुमा। तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि आप बातचीत के ऊपर जो है वह तवज्जो दें और पॉलिसी को जो है वो जो सख्तगीर पॉलिसी है उससे हट के इमरान खान की पॉलिसी से एक तरह से दूसरी राय जो है वो अपनाई गई थी शाह महमूद की तरफ से। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो उसको तकवीत मिली। आपको मालूम है कि उनके बेटे का आपने जिक्र किया, तो 26वीं तरमीम के वक्त से लेके अभी तक शाहजैन जो कि रुकने असेंबली हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को तकवीत दे रही हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान की पॉलिसी के साथ पूरी तरह अलाइन नहीं है या उसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है। और यही चीज़ जो है वो 14 अगस्त के एहतजाज को लेकर भी पीटीआई के अंदर हमें दिखाई दे रही है कि बाज़ रहनुमा ये अब एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हमें 14 अगस्त को एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए कोई और दिन रखना चाहिए। तो पीटीआई के अंदर एक आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर इमरान खान के हवाले से उठना शुरू हो चुकी है। ठीक है आज़म साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो माफ़ी तलाफ़ी और अपील है, ये दोनों ही सख्त रवैयों में कुछ नरमी की अलामत हैं आपको लगता है? और अगर हैं तो फिर मज़ीद दिनों में हम देखेंगे कि दोनों जानिब से कुछ मज़ीद लचक जो है उसकी गुंजाइश पैदा हो सकती है, कुछ लचक दिखाई देगी दोनों तरफ से, और मामलात किस तरफ लेकर जाए जा रहे हैं? जब शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, पीटीआई के अंदर से एक और पीटीआई निकलती भी हमें दिखाई देगी, या बानी के साथ मामलात जो है वो ठीक करने के लिए आपको लगता है कि हेल्प आउट कर सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? देखिए आसमा, जहां तक सजाओं का ताल्लुक है तो इस पर तो एक वाजिया चीज है कि रियासत ने अपनी रीढ़ को मजबूत किया है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आपने देखा कैपिटल हिल के ऊपर भी जब हमला हुआ तो रियासत ने अपनी रीढ़ को चैलेंज नहीं होने दिया। इन सजाओं से रियासत जो है वो मजीद मजबूत होगी। दूसरी आपने बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी रिहाई से यकीनन पार्टी के अंदर एक खुशगवार तब्दीली आएगी। वो सीजन पॉलिटिशियन है, वो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं पे गलती जरूर हो सकती है, लेकिन वो हमेशा डायलॉग को तरजीह देते आए हैं। जैसे इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, चौधरी परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी ये दोनों आज़ाद हैं, तो एक नई जो है जमात एक नए बयानी की तरफ बढ़ सकती है। देखिए असद कैसर की माफ़ी दरअसल एक सियासी और जो इखलाकी इतराफ़ है कि पीटीआई जो है वो जनरल बाजवा की तोसीह में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो गलत है। ये बयान आसमा बज़ाहिर माजी की गलत पॉलिसी से लाताल्लुकी ज़ाहिर करता है, मगर इसके साथ एक पहलू ये भी है आसमा कि ये बयानिया इस वक्त के फैसलों की जिम्मेदारी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर डालने का एक सियासी हरबा लग रहा है मुझे, ताकि पार्टी खुद को अवाम की नज़रों में एक इस्लाह शुदा और मजबूर के तौर पर पेश करे कि पार्टी तो बड़ी मजबूर थी, अब पार्टी ने तो अपनी इस्लाह कर ली, पार्टी को तो जबरदस्ती इस लाइन पे लेके आया गया। मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है आसमा कि अगर ये गलती थी तो उसका अजाला कैसे होगा और इसके सियासी नताइज हैं वो कौन भुगतेगा? राना सनाउल्लाह साहब की ये अपील जो है कि वो 14 अगस्त को एहतजाज ना किया जाए, मैं समझता हूँ कि यौम आज़ादी को सियासी कश्मकश और सड़क की सियासत से बचाने के लिए उन्होंने ये बात की है। देखिए अपोजिशन माजी के हसास फैसलों से फासला बनाकर अवामी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी अवामी या सड़क पर निकलने वाले एहतजाज को रोककर सियासी दबाव को कम रखना चाहती है। हकीकत में आसमा अगर आखिरी बात हम करें तो पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत है वो इस कदर बढ़ चुका है, ना तो माफी से बयानिया बदलता नजर आएगा और ना ही सिर्फ अपील से एहतजाज रुक जाते हैं। अगर फ्री कैन ने दोनों तरफ से कुछ ठंडा माहौल पैदा करने की कोशिश ना की तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में सड़कों पर भी, पार्लियामान में और मुल्क के अंदर भी जो सियासी कश्मकश है वो बढ़ेगी। ठीक है आज़म साहब जो हैं, काशिफ साहब वो सियासी कश्मकश को बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि पीटीआई ये कहती दिखाई दे रही है कि जो 5 अगस्त का एहतजाज था वो भरपूर था, शानदार था, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है और हुकूमत को हमने देखा भी। लेकिन इस बार एहतजाज में ऐसा क्या हो सकता है अगर ये एहतजाज होने दिया जाता है जो हुकूमत को दबाव मिला सके? आपको लगता है एहतजाज किया जाएगा, मौखर कर दिया जाएगा, ये जो अपील की गई है इसको सीरियस लिया जाएगा पीटीआई की तरफ से, ख़ास तौर पर आज जो सज़ाएँ हुई हैं उसके बाद? काशिफ साहब देखिए आज की सज़ाओं में 2 मुकदमात थे और 2 मुकदमात में एक में 12 मुलजमान और दूसरे में 10 मुलजमान जो है उनको बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी भी बरी होने वालों में शामिल है। अच्छा, इसी तरह बिलतरतीब किसी में 7 मुलजमान को और किसी में 10 मुलजमान को सजाएं दी गई हैं। देखिए जो लाहौर के मुकदमात थे जिनकी वीडियो एविडेंसेस मौजूद थे उसकी बुनियाद के ऊपर सज़ा और जज़ा का फैसला हुआ है। अब हम शाह महमूद कुरैशी को साथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो 11 लोग हैं या 10 लोग हैं बिलतरतीब जिनको बरी किया गया वो 12 वो तो जश्न मना रहे होंगे कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ मिला। अब तहरीक इंसाफ इस गुमा गुम में है कि हमने इस पर क्रिटिसाइज़ करना है या इसको अप्रिशिएट करना है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही क्योंकि ऑलवेज़ वो कन्फ्यूज़ है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है
वो ये कि असद कैसर साहब को आज याद आया कि जी बाजवा साहब को तोसी देना हमारी जो साहब बड़ी गलती थी। 2 मिनट नहीं लगे थे, तोसी कैसे हुई हमने पार्लियामान में कवर किया है। नवाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांगी, मेमू गेट में सुप्रीम कोर्ट काला कोट पहन के जाना, मैं उसमें माजरत खाऊं। ये सियासतदान जब फंस जाते हैं फिर माफिया क्यों मांगते हैं, फिर ये क्यों कहते हैं कि हमने आमिरों का साथ दिया, फिर क्यों कहते हैं कि हमसे ये गलत काम हो गया। इन सियासतदानों ने बेड़ा उठाया हुआ है कौम की भलाई का, जिनको यही समझ नहीं आ रही कि वक्त के ऊपर फैसला हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और ये इतने दूर रस नहीं है, ये 10 साल पीछे की सोच है इनकी, कि यानी कि 2-4 साल अब इनको पता लगा कि हमें रगड़ा लग रहा है सिस्टम से, अब इनको याद आ गया कि ओहो बाजवा साहब की तोसी हमने गलत कर दी। कहे ना इमरान खान को इससे ऊपर मजम्मत करे, कहीं इमरान खान को, और ये खुद कहें जनरल फैज़ के साथ जो हमने उनको इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया लोगों के खिलाफ, कहें कि हमने जो इदारों को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, हमने गलत इस्तेमाल किया, नैब को इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, इवन हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में आने के लिए। आज इनको डील ऑफर हो जाए, ये सारे भागे भागे जाएंगे गेट 4 के ऊपर कि नहीं जी मैं आपका बड़ा वफादार हूँ। आप मुझे बताएं असद कैसर के साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है भाई कि उमर सरफराज चीमा सजा पे सजा भुगत रहा है, ये जाके लंदन 1 महीना रह के आ जाते हैं। कौन से गिदड़ सिंह है कि इनको ना कोई गिरफ्तार करता है, ना कोई मुकदमा होता है, जमानतें भी होती है और चीज़ें चल रही हैं। छोड़े इस बात में, अगर ये बहस करेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन पे आए असद कैसर आ जाए, शेर अफजल मरवत आ जाए, उमर अयूब आ जाए, कोई एक पॉलिटिशियन तो आए ना सामने आगे, कहे कि वो उसकी कबूलियत नहीं है, कहे कि वो किसी और जगह हुक नहीं है। अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ कि हमने जी बाजवा साहब के टाइम पे ये कर दिया, हमने उसके टाइम पे ये कर दिया। नवाज शरीफ साहब का भी यही वतीरा है, इनका भी यही वतीरा है, पीपल्स पार्टी का भी यही वतीरा है। ये लोग जो हैं फायदे लेने के लिए, इनको सारे फौजी अच्छे लगते हैं, फौज अच्छी लगती है, तो फिर ये जर्नैल अच्छे क्यों नहीं लगते फायदा दिला हैं, अवाम को बेवकूफ़ देते? बनाना अगर इनके है। रास्ते हैं जिस तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में है ना, भाई काशिफ साहब बात के विकेट के सुने, दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो बात बानी सुने, के लिए कोई फायदा करते हैं? मेरी बात सुने, बानी बाहर आ गया तो इनको कौन पूछेगा, फिर सारे बानी की तरफ जाएंगे। भाई नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, गेम सारी नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, आजम बाकी तो साहब सारे कुछ कह रहे हैं, लेने देना, आजम साहब कहिएगा, बाकी फिर का मुझे लेना देना नौशाद सारा साहब की काम है। तरफ जाना है। ठीक हो गया काशिफ साहब जी। आजम नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ कि इसके सियासी जो नताइज हैं ऐसी माफियों के, वो अवाम भुगती है। आपने गया। अवाम को पहले जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है, कोई काम आपने मुल्क के अंदर किया नहीं है, अब आप माफी मांगे। अब अगले ठीक है, आएंगे, वो अभी भी माफी हम देख मांगे। रहे हैं नौशाद साहब सर, अभी भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च करने के बजाय, कोई धरना देने के बजाय, सूबाई सतह पर एहतजाज की जो एक कह लें कि होम्योपैथिक स्ट्रैटेजी है वो अपनाए हुए है। तो सर इसकी वजह क्या है? एक तरफ कुछ लोगों को सज़ा की बजाय हम देख रहे हैं बरियत मिल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूबाई सतह पर एहतजाज होता है, लॉन्ग मार्च किया जा सकता है, धरना दिया जा सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जा रही। देखिए, एक मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं जरा काशिफ साहब की तकरीर जो है, मुझे चूंकि वो तकरीर जो है अमूमन ये करते हैं काशिफ साहब, तो मैं उनको याद कराता चलूं कि सिर्फ गलतियां सियासतदानों ने नहीं की, इदारों ने भी बहुत गलतियां की हैं और उन्हीं की वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं और उनमें से माफियां भी मांगी गई हैं। अगर उन्हें याद हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फिर अदलिया की जानिब से भी और इदारों की जानिब से भी इस तरह की बातें हमें वक्तन फवक्तन सुनने में मिलती हैं। बात ये नहीं है भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर आप जब एक ताली को कसूरवार कहलाते हैं तो मैं मजबूर हूं कि मैं ये कहूं कि दोनों फिर कसूरवार होते हैं। जब जब स्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों का साथ देती है, गेट नंबर 4 पर कोई जाता है तो कोई एंटरटेन भी करता है गेट नंबर 4 पे, अगर एंटरटेन ना करे तो फिर शायद गेट नंबर 4 पे कोई जाए भी ना। ये एक अलग डिबेट है, ये जरा और मसला है। इससे हटकर अब जो मसला है ना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये माफी मांगने की अगर बात आए तो शायद वो जो आपने एक बीच में लुकमा दिया था ना कि हुकूमत में आने की जो गेम थी चार्टर और डेमोक्रेसी को सबूताज करने की और एक थर्ड पावर बनने की और कंधों पे चढ़ के आने की, वहां से माफी का सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो सियासतदानों ने गवा दी है, जो बड़ी मुश्किल से 10 साल के प्रोसेस में हासिल की गई थी, वो उनके हाथ से निकल गई। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी साहब, फर्ज कर लीजिए, एक तो पहली बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी यहाँ लाहौर में थे नहीं, वो कराची में थे और वो ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए। वो क्यों कराची में थे, ये अब हम जो पीटीआई जो लोग कवर करते हैं, जो रिपोर्टर्स भी हैं और दोस्त भी हमारे थे, शाह महमूद कुरैशी वो वाहिद आदमी थे या परवेज इलाही वो उन लोगों में थे जो इस किस्म के किसी 9 मई जैसे मामले के अगेंस्ट थे। वो पार्टी की जो मीटिंग्स थी उसमें उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जिसमें वो इसको मना करते थे कि इस किस्म के सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए, ये गलत तरफ जाएगा मामला, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसलिए कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत ये चीज मौजूद है कि वो इस तरह के किसी काम में
इन्वॉल्व नहीं थे, फिर वो सीजन सियासतदान थे। जितने भी सीजन सियासतदान है ना, वो इस बात को समझते हैं कि ये वक्त किसी वक्त भी बदल जाता है, और बदलने के बाद उन्हें इस तरह की किसी एफर्ट को, जिस तरह नून लीग ने एक जमाने पे उनके ऊपर, मैं आपको बता देता हूं कि एक साहब वहां मौजूद थे, उन पे नून लीग पे इल्जाम लग गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जबकि वो जो साहब रिपोर्टर मौजूद थे वो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ अमूमन प्रोग्रामों में बतौर एनालिस्ट भी आते हैं। उनका कहना है मैं वहां मौजूद था, किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था, 4 लोग दाखिल हुए थे अंदर और उसी की बुनियाद पे हमला बना दिया ठीक हो गया नौशाद तो साहब। इस तरह की भी बहुत सी चीजें होती हैं। सियासतदान का काम ये है, जो विजनरी लीडर्स हैं उनका काम ये है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सियासत करने के तय करें और फिर साथ अपने वर्कर को उस मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के मसाइल ही सारे खत्म हो जाए। चाहिए। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक लेना है सर मुझे। जी जी। असद कैसर साहब बाजवा साहब से की एक्सटेंशन में माफ़ी मांग रहे हैं और बानी कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तैयार हूं हर मामले पे। अब आप मुझे बताएं कि असद कैसर की बात को सच माने या उसकी माने। सर बात ये है, जाके दरवाजा कोई खड़काएगा तो आगे से कोई ना कोई तो खोलेगा ना सर, दरवाजा ना खड़काए। पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं है जो दबाव के बगैर ली गई हो। सर मैं कह रहा हूँ दरवाजा ना खड़काए, सबने दी, सबने बाखुशी बारजा दी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। बाखुशी बारजा दी सबने, किसी की ख्वाहिश पे दी और ख्वाहिश देने के लिए धरने ले मत देते, मत देते। याद होना चाहिए 2014 नहीं, मुझे आप ये बताइए जो आखिरी एक्सटेंशन थी बाजवा साहब की, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं देनी किसी सूरत, जिसमें आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, क्या उस वक्त बाजवा साहब ने जोर नहीं लगाया एक्सटेंशन का? कोई ना कोई तो खड़ा हुआ ना सर, कोई ना कोई तो खड़ा हुआ ना सर, कोई ना कोई तो खड़ा हुआ ना सर। उनकी बात सुन लेते हैं। नौशाद साहब मुझे ब्रेक लेना है, मुख्तसरन प्लीज अगर आप एक जुमले में इसको। वो जो अफसरान हैं वो ये कहे कि हमारा मुद्दत इतनी ही रहेगी, हमें किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। आजम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आजम साहब आप फरमाइए। करके देख लें, अगर उसके बाद ये मामला उठ गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ठीक हो गया आजम साहब। यहाँ पर ये आलम भी रहा है, आसमा यहाँ पर ये आलम भी रहा है। मैं एक ऐसी मीटिंग का भी गवाह हूँ जहां पर एक शख्स ने कहा कि आप मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दें। उसे 1 साल की मियां नवाज ने एक्सटेंशन नहीं दी, उसने कहा मुझे 6 माह की दें। 6 माह की उसने कहा मुझे 2 माह की दे दें, मुझे 1 माह की ही दे दें। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं आपको एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं दूंगा। यहाँ पर मतलब आप क्या बातें हम लेके बैठे हुए हैं? हम तो एक बात कर रहे हैं कि ये माफी से होगा क्या? यहाँ पर ठीक हो गया, लेकिन वही बात है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरे ख्याल में काशिफ साहब यहाँ पर सही कह रहे हैं कि कोई दरवाजा तभी खटखटाता है जब उसे उस दरवाजे के खुलने की और वहाँ से कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद होती है। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कराची का रुख करेंगे, जहाँ डंपर्स जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, लोगों की जानें जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन इस सारे मामले पर भी हमें सियासत होती दिखाई दे रही है, जो कि यकीनन काबिल अफसोस है। इस मामले को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात करेंगे कराची में दंदनाते डंपर से होने वाले हादसात की, जो किसी तरह बेरुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आवाम में लावा पकड़ा है जो किसी भी वक्त उबल सकता है। इसका इजहार गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे ही हादसे के बाद देखने में आया, जब राशिद मनहास रोड पर एक डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार बहन भाई को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 डंपर्स को आग लगा दी। कराची में रवा बरस नाजरीन 546 अफराद जाम फक हो चुके हैं, जबकि 8136 जख्मी होकर इन डंपर्स की वजह से, हादसात की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें 135 अफराद की मौत का सबब हैवी ट्रैफिक था। हादसात से कशीदगी अब लसानी रुख इख्तियार करती जा रही है, ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है। MQM और पीपल्स पार्टी में शदीद कशीदगी पाई जा रही है और आज भी असम्बली में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। शर्जील मेमन ने यहाँ खिताब किया और कहा कि MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। उनका कहना यह भी था कि डंपर्स एसोसिएशन से मुआहदा हो चुका है कि 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैकर वाले डंपर्स ही सड़कों पर आएंगे, लेकिन क्या ये कराची के इस सारे मसले का हल है? अली फुरकान साहब, ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आऊँगी। कराची की सड़कें जो हैं वो हमें एक बार फिर से मक्तल बनी दिखाई दे रही हैं। 7 माह में 546 लोग ट्रैफिक हादसात की नज़र हो चुके हैं, लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि डंपर्स जो हैं उनमें ट्रैकर्स लगा दिए जाएँ, कैमरे लगा दिए जाएँ, आपको लगता है कि ये इस मसले का मुस्तकिल हल है? क्योंकि इस पर तो हमें सियासत होती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज़ोरों शोर से। जी, ये डंपर जो ट्रैफिक के मसले तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपने दुरुस्त तकासी की है कि मसला जो है वो सियासी है और कराची को एक दफ़ा फिर से लासानी बुनियादों के ऊपर तकसीम करने की जो है वो
कोशिश दिखाई दे रही है इस इशू को लेकर। आपको मालूम है कि MQM की जो बुनियाद है, जो वजूद है, वो भी इसी किस्म के एक वाक़े से, बुशरा ज़ैदी जो कि एक बस हादसे में जो है वो उनकी हलाकत हुई थी, उसके बाद जो है वो महाजर स्टूडेंट्स का जो है वो आगाज़ होता है, उनकी बुनियाद बनती है। तो ये उसी किस्म की सोच या उसी किस्म की अक्कासी दोबारा जो है वो करने की कोशिश यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बन चुकी है, अब उससे आगे निकल जाना चाहिए, अब आगे देखना चाहिए। वो अपने आप को ये दावा तो करती है कि हम जो है वो उस महाजर स्टूडेंट से, महाजर मूवमेंट से आगे जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि वो आफाक अहमद के दबाव में है शायद, चूँकि गुज़श्ता दिनों आफाक अहमद ने कुछ महाजर कार्ड को दोबारा से जो है वो खेलने की कोशिश की, उसको दोबारा से उजागर किया है। तो शायद वो दबाव है मुत्तहदा के ऊपर कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो उसको समझती है कि सियासत के लिए उसे आगे आना है और महाजिर कार्ड को जो है वो उसे किसी और की तरफ नहीं लेके जाने देना। लेकिन इससे तकसीम होगी कराची की, ये किसी सूरत भी कराची के लिए मफाद में नहीं है, ना ही ये मुत्तहदा की जो सियासत है जिसकी तरफ अब वो गई है, माइनस अल्ताफ़ और वो महाजिर स्टूडेंट्स का जो पुराना उसका जो नारा था, उससे अगर उसे आगे जाना है तो यकीनी तौर पे उसे इन चीज़ों से पीछे हटना होगा। इससे साथ लेके चल के वो अपने आप को जो है वो कौमी सियासत में दाखिल नहीं कर सकती। नौशाद साहब, आप फरमाइएगा, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो हैवी ट्रैफिक के बारे में हम जानते हैं कि वो रात के वक्त शहर में दाखिल होती है। इवन इस्लामाबाद में भी बहुत सारी जगहों पर, इस्लामाबाद के अलावा भी दीगर शहरों में ये है, लेकिन कराची में ये क्यों है सर कि 24 घंटे में ये आमदोरफ्त जो है वो रहती है? फिर तो ये इंतज़ामी मामला है ना, इस पर तो इंतज़ामिया से पूछा जाना चाहिए, ना कि डंपर वालों से जो इस तरह से दनाते फिरते हैं। अच्छा आसमा, वो वहां पर भी उन्होंने कराची में कर दिया था, वक्त तयन कर दिया था रात का, 11 के बाद का, रात 11 के बाद का। जी जी, रात 11 के बाद का। लेकिन मसला ये है कि ये तो ये डंपर जो हैं, इनकी जो जो ये दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह की होती है, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी खास तरह की ट्रेनिंग की जाती है। हमारे यहाँ जो बच्चे, इवन स्कूल बसेस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। यूनिवर्सिटी के ड्राइवर्स की भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। हमें मुल्तान में इधर उधर यूनिवर्सिटी की बसेस के अंदर भी अब हादसात में बच्चे जो है वो टैरों तले रोन दिए जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये हमारे यहाँ जो मिजाज है ना कि जनाब ये लसानी, आपने लसानी बुनियाद की बात की, मैं उस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन ये जो बच्चों को कम उम्र ट्रैफिक जो ड्राइवर्स हैं उन्हें डंपर चलाने की इजाज़त दे देना या इस तरह की व्हीकल चलाने की इजाज़त दे देना, वो सड़कों पे आके अपनी लर्निंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं, लाइसेंस लेने से पहले उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है। ये बेसिकली सारे का सारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये जो लाइसेंसिंग है उससे जुड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो लिसानियत की बात की जा रही है ना, असल में कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची के अंदर ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात हुई है, जब से ये इसने जन्म लिया है ना, इसने कराची को ये मुख्तलिफ कौमियतों में जो है ना वो धकेल दिया है। क्योंकि जो पठान है, जो दीगर कौमें, इवन सिंधियों को अपना डिफेंड करना पड़ता है कराची के अंदर। तो उससे नुकसान ये हुआ कि वहां एक तफरीक सी डेवलप हो गई जिसकी कोई सेंस नहीं है। तीसरी नस्ल आ गई है ये जो पार्टीशन के बाद, या शायद चौथी अब जवान होने को है। तो उस वक्त भी आके अपने आप को महाजर कहना या महाजर की गुफ्तगू करते रहना, ये कोई सेंस नहीं है इसकी। लेकिन ये की इसलिए जाती है कि इसके पीछे सियासत इन्वॉल्व है। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पे ये ऐलानात किए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि MKM सिर्फ इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही और कौमी सियासत धारे में नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने आप को हैदराबाद और कराची के अंदर जो है ना सिर्फ उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वहां तक महदूद रखती है। हालांकि उसको अपने आप को कौमी धारे में लाना चाहिए। और लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कौमी धारे में, ठीक है, कि एक कौम की तरह इस मसले से निपटने के लिए इस पर फिर से सियासत हो रही है। मैं आपकी तरफ आऊंगी काशिफ साहब। 2.5 करोड़ की आबादी, 23 लाख गाड़ियाँ, 33 लाख मोटरसाइकिलें, और कराची ट्रैफिक पुलिस की नफरी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5000 है। दूसरा ये कि ट्रैफिक हादसात में 55% जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो शिकार हो रहे हैं, और उनकी जानिब से भी, जैसे अभी नौशाद साहब ने भी कहा, लाइसेंसिंग के प्रॉब्लम्स है। ये जो भी वजह है, अब बेहतियाती तो देखी जा रही है ना सर? देखें, कोई प्लानिंग है नहीं, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। आबादी का बेहंगम जिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। हमने नए इलाके आबाद नहीं किए, उसमें सहूलियात दी नहीं है। कराची जो है वो मेन हब है मुआशी तौर पे, लेकिन हमने उसको उस तरीके से फोकस ही नहीं किया। अब पीपल्स पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि जी हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये कर लेंगे। MQM भी यहाँ पे हुकूमत करके जा चुकी। अब ये सारा मामला जो बात की ना, असल में फुरकान साहब ने, असल इशू ये है कि डंपर के मामले के ऊपर अब से कुछ माह पहले आफाक अहमद साहब ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा डंपर को आप शहरों में दाखिल होने से रोकें। उनके ऊपर हो गया मुकदमा,
उनको डाल दिया जेल में, बड़ी मुश्किल से बेल करा के बाहर आए। MQM खुद पीपल्स पार्टी से मिलकर उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, ANP को बुलाया, जी हमने ये कर रहे हैं, वो करें, वो करें। उस वक्त इनको सिर्फ बुग़्ज़ आफाक में ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे। आज उनको पता लगा कि फिर एक सानिया हो गया, अब पीपल्स पार्टी के साथ दस्तों गिरबा है। असल मसला इन सियासतदानों का एक है, इनको पता है कि ना हमने अवाम के पास जाना है, जाना भी है तो बराए नाम जाना है। हमें ठप्पा मिल जाएगा, पर्ची मिल जाएगी, हम पहुंच जाएंगे असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में। अवाम का क्या लेना देना। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सियासतदान इकट्ठे सर जोड़ के बैठ सकते हैं कि जी ये आबादी जो बढ़ रही है इसका हल क्या है। आप किसी दिन इस पे भी शो कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ इस पे भी शो कीजिए कि आपकी आबादी कहाँ चले गई, आपके पास सहूलियात है नहीं, पानी का मसला, ट्रैफिक का मसला, नौकरियों का मसला, रोज़गार का मसला, अमन व अमान का मसला। लेकिन हमारा एक ही मसला है कि हमने कैसे अपनी तसल्लुत कायम रखना है और कैसे अपने बड़ों को खुश करना है। सही हो गया। मैं आज़म मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर ये बता दीजिएगा कि आज जिस तरह से सिंध असम्बली में हमने देखा कि MQM पीपल्स पार्टी में तू मैं हुई है, उससे तो नहीं लग रहा कि ये हादसात जो हैं ये कुछ थमते हुए हमें दिखाई देंगे। इनफैक्ट ये तो लसानी फसादात की तरफ हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अली फुरकान साहब ने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा कि ये हालात फिर से किसी बुशरा जैदी केस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हालात उस तरफ चले जाएं। आज़म साहब, आसमा देखें, कराची में जो ट्रैफिक हादसात में हालिया इजाफा हुआ, ये महज सड़कों की खराबी या ड्राइविंग के कल्चर का नतीजा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके पीछे शहरी प्लानिंग की नाकामी है, कमजोर कानून नाफिज करने वाला निज़ाम है और शहरी दबाव का भी मिला जुला असर है। देखिए आसमा, जब भी बड़े हादसे में कोई कराची के अंदर कोई बड़ा हादसा होता है तो लसानी या बरादी ग्रुपों के लोग उसमें शामिल हैं। तो कराची जैसा जो हसास शहर है, मामला फौरी नस्ली और लसानी जो है ना रंग इख्तियार कर लेता है। यही वजह है कि चंद दिनों में जो मामूली झगड़ा भी है बड़े पैमाने पर हंगामा राई में बदल जाता है। जैसे अली फुरकान साहब ने भी, काशिफ साहब ने भी, निशात साहब ने इसके ऊपर जिक्र किया है। तारीखी तौर पर कराची ने 80 और 90 की दहाई में यही देखा कि एक ट्रैफिक हादसा या जाती झगड़ा और शहर में लसानी फसादात की आग भड़क उठी। ये इसलिए होता है कि रियासत और मकामी इंतजामिया ने समाजी तकसीम को पुर करने के बजाय नजरअंदाज किया है हमेशा से, और जराइम पेशा ग्रुपों ने इस क्लीज का फायदा उठाया है। आसमा देखें, अगर आपने बर वक्त इसके ऊपर काबू ना पाया, सिक्योरिटी इदारे, ट्रैफिक पुलिस ने बर वक्त इन चीजों के ऊपर कार्रवाई ना की और ये हादसात का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा, तो इससे, और आपको पता है आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी जो है वो हमारे मुआशरे के अंदर वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार जो अफवाहें हैं वो हालात को मजीद खराब कर देती हैं। जैसे इससे पहले आपने भी जिक्र किया, जैसे पार्लियामेंट के अंदर शहीद मेमन साहब ने डिस्कस किया, तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से फौरी हालात जो हैं वो खराबी की तरफ चले जाते हैं। इसका हल सिर्फ फौरी, जो मैं समझता हूँ, वो कानून की अमलदारी है, हादसात की शफाफ तहकीकात लाजमी होनी चाहिए और कम्युनिटी लीडर्स जो हैं उनको एतमाद में लेकर आप ये कशीदगी जो है वो कम करने में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये महज ट्रैफिक का मसला नहीं है, मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी का इशू बनता जा रहा है और इसे संजीदगी से हैंडल ना किया गया तो ये बात ना MQM के हक में जानी है, ना पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल, लेकिन आप संजीदगी की बात कर रहे हैं तो सिंध असम्बली में आज जो हमने सिचुएशन देखी है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और बयानबाजी हो रही थी, उससे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई संजीदगी दिखाई देगी, बल्कि दिखता यही है कि इसके ऊपर सियासत ही की जाती रहेगी, जो कि जाहिर है कि बड़ा अफसोसनाक भी है और काबिल तशवीश भी है, ख़ासतौर पर जो कराची के शहरी हैं उनके लिए। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, अली फुरकान साहब और आज़म मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी, अपना ख्याल रखिएगा।